नमस्कार। इस खास विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम उस अदृश्य छिपे हुए ढांचे को उजागर करेंगे जो अक्सर ये तय कर देता है कि समाज में सफलता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा और कौन नीचे ही रह जाएगा। ये चर्चा सिर्फ ऊपरी बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम उन नियमों की तह तक जाएंगे जो हमारे जन्म के साथ ही संसाधनों का बंटवारा कर देते हैं। हम सभी ने बचपन से ही सुना है ना कि कड़ी मेहनत ही सफलता की इकलौती चाबी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या गरीबी या असफलता सिर्फ इंसान की अपनी गलती या मेहनत की कमी का नतीजा होती है? अक्सर हम मान लेते हैं कि जो लोग वंचित रह गए उनमें शायद कोई काबिलियत ही नहीं थी। खैर, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। ये दक्षिण अमेरिका की एक बेहद सटीक और तीखी कहावत है। यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचाकर रखते। बिल्कुल सीधा वार करती है ये बात, है ना? ये कहावत इस भ्रम को एक ही झटके में चकनाचूर कर देती है कि सिर्फ पसीना बहाने से ही सब कुछ मिल जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस पूरी व्यवस्था में जरूर कुछ और भी है जो सफलता को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए आज के हमारे मुख्य पड़ाव ये रहेंगे। 1. विषमता, व्यक्तिगत या सामाजिक। 2. पूंजी के 3 रूप। 3. पूर्वाग्रह, रूढ़ि और भेदभाव। 4. जाति व्यवस्था और बहिष्कार। और 5. रंगभेद और सामाजिक संघर्ष। चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। खंड 1, विषमता का स्वरूप। क्या ये व्यक्तिगत है या सामाजिक? जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर सबसे भारी वजन उठाने या सबसे ज्यादा पसीना बहाने से ही इंसान अमीर बन जाता तो खदानों में या चिलचिलाती धूप में काम करने वाले लोग आज महलों में रह रहे होते। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया भर में सबसे कमर तोड़ शारीरिक श्रम करने वाले अक्सर सबसे गरीब ही रह जाते हैं। जादुई कहानियों में तो कोई भी अचानक राजा बन सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा चमत्कार बहुत ही दुर्लभ है। तो फिर ये विषमता सामाजिक कैसे हुई? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इंसान की अपनी काबिलियत का मामला नहीं है। असल में ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल या ढांचागत समस्या है। यह बिल्कुल एक ऐसे खेल की तरह है जिसके नियम पहले से ही किसी खास समूह के पक्ष में सेट कर दिए गए हों। ये समूहों से जुड़ी होती है, इंसान के सामाजिक दर्जे से बंधी होती है और पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है, जहां संसाधनों का बंटवारा आपके व्यक्तिगत टैलेंट से ज्यादा आपके सामाजिक बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, पूंजी के 3 रूप, यानी संसाधनों का असली वितरण कैसे होता है। मशहूर समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने बताया कि समाज में जो पूंजी या कैपिटल है वो सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। ये 3 मुख्य रूपों में काम करती है। पहली है आर्थिक पूंजी, यानी धन और जायदाद। दूसरी है सांस्कृतिक पूंजी, जिसमें आपकी अच्छी शिक्षा और समाज में मिलने वाली प्रतिष्ठा आती है। और तीसरी है सामाजिक पूंजी, यानी आपके संपर्क और पहचान वाले लोगों का नेटवर्क। मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में गहराई से जुड़ी हैं। जैसे एक अमीर परिवार अपनी आर्थिक पूंजी से बच्चे को महंगी शिक्षा दिलाता है, जो सांस्कृतिक पूंजी बन जाती है। फिर ऊंचे संपर्कों यानी सामाजिक पूंजी की मदद से उसे शानदार नौकरी मिल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा ढांचा तैयार करता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक ऐसी पक्की सीढ़ी है जो संसाधनों को बहुत ही असमान तरीके से बांटती है। और सबसे बड़ी बात, ये सीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म के आधार पर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बस यूं ही चल रही है, बल्कि इसे समाज की गहरी मान्यताओं और विचारधाराओं का पूरा समर्थन मिलता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जन्म से ही इंसान की पहचान और उसके अवसरों को एक सांचे में ढाल देता है। हमारा तीसरा विषय है पूर्वाग्रह, रूढ़ि और भेदभाव। आइए समझते हैं कि ये विचार व्यवहार में कैसे बदलते हैं। हम अक्सर इन 2 शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहे विचारों और धारणाओं तक सीमित होता है। ये बिना पूरी जानकारी के किसी समूह के बारे में बना लिया गया एक विचार है, जो सच्चाई सामने आने पर भी आसानी से नहीं बदलता। दूसरी ओर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन एक वास्तविक एक्शन है। जब महज धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी को नौकरी देने से मना कर दिया जाए तो वो भेदभाव है, यानी विचारों का व्यवहारिक रूप लेकर अवसरों को सीधे तौर पर छीन लेना।
इसी से जुड़ा एक और भारी भरकम शब्द है स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं। ये ऐसे कठोर और अपरिवर्तनीय विचार होते हैं जो एक पूरे के पूरे समुदाय पर थोप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए याद कीजिए कैसे औपनिवेशिक काल में कुछ समुदायों को आलसी कह दिया गया और कुछ को लड़ाकू। यह कितनी अजीब बात है कि ऐसी धारणाएं एक पूरे समुदाय को बस एक ही खांचे में फिट कर देती हैं और इस बात को पूरी तरह से नकार देती हैं कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। आइए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जाति व्यवस्था और सामाजिक बहिष्कार। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था एक ऐसी संरचना रही है जहां इंसान का सामाजिक दर्जा और उसका व्यवसाय पूरी तरह से उसके जन्म के आधार पर तय हो जाते थे। ये व्यवस्था सामाजिक बहिष्कार के एक व्यवस्थित तंत्र के रूप में काम करती रही है। हालांकि आज के आधुनिक समय में व्यवसायों में काफ़ी बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से देखें तो ऐतिहासिक रूप से उच्च और निम्न माने जाने वाले समूहों के बीच जो एक गहरी आर्थिक और सामाजिक खाई बनी थी, वो काफ़ी हद तक आज भी कायम है। इसी जाति व्यवस्था का सबसे चरम और कठोर रूप अस्पृश्यता के रूप में देखा गया। इसे शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं के आधार पर खड़ा किया गया था। ये प्रणालीगत बहिष्कार यानी सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का एक ऐसा चरम रूप है जहां कुछ विशेष समूहों को समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह बाहर कर दिया गया और उन पर बेहद कठोर सामाजिक पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाज की ये श्रेणियां हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होती, वे बदलती भी हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग को कानूनी और सामाजिक मान्यता मिलना। ये बदलाव उन लोगों को मान्यता देता है जो पुरुष या महिला की सख्त श्रेणियों में फिट नहीं बैठते। आज हमारा समाज चिकित्सा और कानूनी तौर पर अधिक समावेशी हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड जेंडर के लोगों को चुनाव लड़ने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये साबित करता है कि ढांचागत बदलाव संभव हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें खंड पर, रंगभेद और सामाजिक संघर्ष, जो हमें वैश्विक समानता की एक तस्वीर दिखाता है। ये देखने के लिए कि संस्थागत असमानता सिर्फ किसी एक जगह की नहीं बल्कि एक वैश्विक सच्चाई है, जरा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के इस ऐतिहासिक सफरनामे पर नजर डालिए। 17वीं सदी में डच व्यापारियों के आने से लेकर 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के वहां जमने तक एक छोटी सी श्वेत आबादी ने बहुसंख्यक अश्वेत आबादी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन फिर बदलाव की लहर उठी। 1964 में नेल्सन मंडेला का ऐतिहासिक मुकदमा हुआ। दशकों के लंबे और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 1994 में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, जिसने नस्लीय भेदभाव पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे सामूहिक संघर्ष से बड़ी व्यवस्था को भी बदला जा सकता है। तो इन सब बातों को गहराई से जानने और समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे जहन में आता है। ये जो अदृश्य सामाजिक पूंजी है, ये कैसे चुपचाप हमारे जीवन के अवसरों को आकार दे रही है? बिना हमारी मेहनत के मिले हुए फायदे और नुकसान हर दिन की वास्तविकता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को निरंतर मंथन करना चाहिए। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।